आर्थिकी के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड। आज हम बात करेंगे म्यूल हंटर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की समस्याओं और बैंकिंग फ्रॉड से निपटने वाले यंत्र के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक AI टूल पेश किया है जिसका नाम है टूल हंटर, म्यूल हंटर। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले खंड के लिए अनिवार्य है और यह अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संबंधित प्रश्नों हेतु एक उपयोगी प्रश्न है। तो आज हम इस पर मंथन करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल में जारी किए गए बैंकिंग धोखाधड़ी के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। उनके अनुसार देश में बैंकिंग धोखाधड़ी का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में करीब 3 गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई है। इनमें सरकारी बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 25,667 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 10,088 करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन को निश्चित करने के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है। हालांकि इससे बैंकों से गायब हुए 36,014 करोड़ रुपए की समस्या कम नहीं हो जाती है, बल्कि बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं होता, अपितु ये बैंकों में जनता के विश्वास को भी कम करता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये खुलकर कह रही है कि वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में करीब 3 गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई। अर्थात ध्यान देना इस बात को हम ध्यान देंगे इस बात को। वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी की रकम 12,230 करोड़ रुपए थी और 24-25 में 3 गुना बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए हो गई। इसमें सरकारी बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 25,667 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्रों के बैंकों में हुई धोखाधड़ी की राशि 10,088 करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बात खुलकर कह रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि आखिर ये वृद्धि क्यों हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि बैंकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि का एक बड़ा कारण 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के पालन करने को निश्चित करने के लिए 122 पुराने मामलों को जोड़ना है। हालांकि इससे बैंकों से गायब हुए 36,014 करोड़ रुपए की समस्या कम नहीं हो जाती। बैंकिंग धोखाधड़ी का प्रभाव वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं होता, ये बैंकों में जनता के विश्वास को भी कम करती है। अर्थात वास्तविक रूप से 36,014 करोड़ रुपए की समस्या हुई है। वर्ष 2016 में नए नोटों की प्रिंट करने के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की विचारधारा के अनुसार ये तर्क उठता है कि आखिर नोटबंदी के समय अर्थात 2016 के समय जब नए नोट छापे जा रहे थे, तब तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छाप रही है उसे आप कहीं भी रखिए पता चल जाएगा। तो वर्ष 2016 में नए नोटों को प्रिंट करने के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दावा किया कि इनसे जो सुरक्षा के उपाय किए गए थे उनकी नकल करना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी ये रुक नहीं पा रहा है। 2024-25 में बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में 200 और 500 रुपये की श्रेणी में क्रमशः 14% और 37% की वृद्धि देखी गई है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2016 के बाद जो नए नोट छाप रही है, जो नए नोट छापी है 200 रुपये की, पहले 200 का नोट नहीं था, 100 रुपये का नोट था, और जो नई नोट छापी है 500 रुपये का, ठीक। तो उसकी भी 200 रुपये के नए नोट की नकल जाली नोट में 14% की वृद्धि और 500 रुपये जाली नोट में 37% की वृद्धि हो गई है। आखिर कैसे संभव है? आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार और रिजर्व बैंक इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन जैसे जैसे नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, वैसे वैसे जाली नोट छापने वाले लोग उनकी नकल करने की तकनीक भी विकसित करते जा रहे हैं। अर्थात जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नोट को सुरक्षित करते जा रही है, नोट को छापने की तकनीक में सुरक्षा करती जा रही है, वैसे वैसे जो ठग है, जाली नोट छापने वाले लोग हैं, वे भी उनकी टेक्नोलॉजी को चुरा रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए नकली और असली नोटों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बात सीधा सीधा कह रही है कि 2024-25 में बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में 200 और 500 रुपये की श्रेणी में क्रमशः 14%, 200 रुपये की नोट में जाली नोट छापने की 14% में वृद्धि और 500 रुपये नोट की जाली नोट छापने की 37% की वृद्धि हो चुकी है। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार और रिजर्व बैंक इसे रोकने के प्रयास नहीं कर रही है। अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कर रही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाली नोट छापने से रोकने के लिए या जाली नोट पहचानने के लिए जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी लाती है, तो उस टेक्नोलॉजी के टक्कर में जाली नोट छापने वाले लोग भी अपनी नई टेक्नोलॉजी ले आते हैं और वह टेक्नोलॉजी सरकारी टेक्नोलॉजी से बढ़िया होता है। यही बात है। लेकिन जैसे जैसे नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नए उपाय किए जा रहे हैं, वैसे वैसे ठग उनकी नकल करने की तकनीक भी विकसित करते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी के बीच नकली और असली नोटों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये सही बात है कि यदि वर्तमान समय में यदि आप कोई जाली नोट लेकर आएँ और बिल्कुल उसी प्रकार से नोट लेकर आएँ, तो दोनों का अगर मिला दिया जाए तो आप ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि जाली नोट कौन सा है और वास्तविक नोट कौन सा है। ये सही बात है। और आम आदमी इसके लिए इसको पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। ये बात तो सही बात है कि आम आदमी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाया कि इन नकली नोटों को भारत भेजने के लिए नेपाल और पाकिस्तान के लिए मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे जाते हैं। बाज़ार में नकली करेंसी आने से मौजूद धन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ वो बात बताती है कि भारत में नकली नोट तो छपती है, लेकिन भारत में नकली नोट छपने के साथ साथ पाकिस्तान में भी भारत के नकली नोट छापे जाते हैं। और जो भारत में आता है, तो भारत में कैसे आता है ये भी समझेंगे। बाज़ार में नकली करेंसी आने से मौजूद धन की मात्रा में बड़ा वृद्धि होती है, जो बाज़ार में मुद्रास्फीति को बढ़ाती है और माल एवं सेवाओं की भारी मांग उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त ऐसे नकली नोटों का उपयोग आतंकवादियों के द्वारा भारत के खिलाफ भी किया जाता है। जाली नोट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। इससे पार पाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि नेपाल और पाकिस्तान में भारत की जो करेंसी छापी जा रही है, अर्थात भारत के जो नोट छापे जा रहे हैं, उन नोटों का उपयोग आतंकवादी भारत के खिलाफ करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर कैसे होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि जाली नोटों के प्रचलन से मांग में भारी बढ़ोतरी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अनुसार
निजी क्षेत्र के बैंकों में दर्ज फ्रॉड की संख्या में डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे बताती है कि निजी क्षेत्र के बैंकों मतलब जो प्राइवेट बैंक होते हैं, वो प्राइवेट बैंक जितना अधिक मात्रा में हो सके अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड देती है। क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है आप पहले सामान ले लीजिए, फिर उसका भुगतान आप धीरे धीरे करते रहिए। ठीक। डेबिट कार्ड में होता है आप पैसा तुरंत दीजिए और तुरंत लीजिए। क्रेडिट कार्ड में होता है आप पहले सामान ले लीजिए, पैसा बाद में देते रहिएगा। तो इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, अमेज़न पे, भारत बैंकिंग, भीम पे सहित सैकड़ों प्रकार के इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट बैंकिंग है। वहीं सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से लोन सेगमेंट होती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि भारत के बैंकों में धोखाधड़ी या फ्रॉड दो प्रकार से होता है। प्राइवेट बैंकों में अलग तरीके से होता है और सरकारी बैंकों में अलग तरीके से होता है। प्राइवेट बैंकों में फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, भीम पे, भारत पे, है ना, जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उनसे फ्रॉड किया जाता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है, डेबिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है प्राइवेट बैंकों में। लेकिन सरकारी बैंकों में लोन सेगमेंट के रूप में फ्रॉड किया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है, झूठ बोलकर लोन लिया जाता है, जिसमें कई स्तरों पर मिलीभगत भी शामिल होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि लोन से संबंधित धोखाधड़ी संख्या के हिसाब से 33% से अधिक मामलों और वैल्यू के हिसाब से 92% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ये बात कह रही है कि लोन से संबंधित धोखाधड़ी 33% से अधिक मामलों में वैल्यू के हिसाब से। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी सरकारी बैंक किसी भी जो जितना लोन देती है उसमें से 33% लोगों के पास लोन की वैल्यू होती ही नहीं है। अर्थात उनकी जो वैल्यूएशन है, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था होती है, किसी भी व्यक्ति को या संस्था को या क्षेत्र को लोन लेने के लिए या लोन देने के लिए एक विशेष प्रकार के निबंध या एक शर्त होती है कि उसकी एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अनुसार उसको लोन नहीं मिलता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को लोन मिल जाता है और वैल्यू के हिसाब से 92% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। बड़ी बात तो यह है कि रिपोर्ट में किए गए मामले 1 लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी के लिए है, यानी इससे कम राशि के बैंक फ्रॉड को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन बहुत कम होते हैं, जो ठगों के लिए एक बड़ा मौका बनता जा रहा है। भारत में यूपीआई की लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन बहुत होते हैं, जो अब ठगों के लिए मतलब ये कि आप गुटखा लिए वहाँ पर 5 रुपये दे दिए, आप पापड़ लिए तो 10 रुपये दे दिए, आप रेस्टोरेंट बर्गर पिज्ज़ा खाए तो 100 रुपये दे दिए, आप जो है कहीं शराब लिए उसका पैसा दे दिए, आप जो है समाचार पत्र खरीदते हैं उसको महीना 200 रुपये आता है, उसको आपने ऑनलाइन किया, आपने 5 रुपये का पेन खरीदा उसको भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो भारत में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की लोकप्रियता के कारण छोटे छोटे ऑनलाइन लेन देन बहुत होता है। आप दूध वाले को ऑनलाइन दे रहे हैं, सब्जी वाले को ऑनलाइन दे रहे हैं, राशन दुकान वाले को ऑनलाइन दे रहे हैं, जूता खरीदने ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी वाले को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। यही ऑनलाइन पेमेंट अधिक करने से फ्रॉड या धोखाधड़ी की संभावना अधिक बढ़ रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है। यूपीआई आज देश में 3 लाख करोड़ से अधिक का सालाना कारोबार संभाल रहा है। भारत में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक, एक साल में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कारोबार है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का। बैंकों से चोरी का सबसे पुराना और आम तरीका फर्जी दस्तावेजों या रिश्वत के जरिए लोन लेना है। अब आप गए किसी भी बैंक में, आपका
फाइनेंशियल हिस्ट्री ख़राब है, बैंकिंग हिस्ट्री ख़राब है, उसके बाद भी आप बैंक मैनेजर को 5,000 10,000 दे के आप अपनी लोन फाइनेंस करवा सकते हैं। आप रिश्वत दे के करवा सकते हैं, किसी चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, सासा सासी, लला लाली, किसी के भी नाम पे आप पैसा के ले सकते हैं। दस्तावेज दूसरे का, पैसा दूसरे को जाएगा और बैंक मैनेजर उसको आसानी से फाइनेंस भी कर देता है। पैसा के खेल 5,000 10,000 में हो जाता है, क्योंकि पैसा तो पैसा बैंक मैनेजर की जेब से जाएगा नहीं, वो तो उसके बैंक से जाएगा। अब आम ग्राहकों के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 50% से अधिक फ्रॉड डिजिटल या कार्ड आधारित लेन देन में हो रहे हैं। आज के समय में फिशिंग अटैक से लेकर सिम कार्ड क्लोनिंग। अब हम बात करेंगे फिशिंग अटैक क्या है, हम आगे की उसमें बात करेंगे कि फिशिंग अटैक क्या है। ठीक है, हम फिशिंग अटैक क्या है, सिम कार्ड क्लोनिंग क्या है। हाईटेक तरीकों से धोखाधड़ी करने वाले लोग तरह तरह की चाल बुन रहे हैं। फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर हमला होता है। इसमें हैकर्स लोगों को धोखा देकर उनकी निजी जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड चुराने की कोशिश करते से फिशिंग अटैक कहते हैं। ठीक, मतलब फिश मतलब फिशिंग मतलब होता है मछली मारने के। उनको लालच दिया जाता है, आपको लॉटरी लगी है, तुम्हारे मामा की शादी है, चाचा की शादी है, लॉटरी लगी है। इस तरीके से लॉटरी दे देकर लॉटरी लगने के लालच में या लोन अमाउंट के लालच में इस प्रकार से उनको लालच दिया जाता है। इस प्रकार से मछली को कांटा डालकर लालच देकर पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्राहकों को साइबर फ्रॉड किया जाता है। जो अपराधी लोग होते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो साइबर डकैत होते हैं, जो डकैत वे बोलते हैं कि आपका नंबर आया है, ये आया है, वो आया है, और हम जो हैं, जो पीड़ित वर्ग होते हैं, वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक नंबर, खाते की जानकारी उसे दे देते हैं और चुपके से पैसा निकाल लेता है। और जब पैसा निकालने के बाद हमें जब मैसेज आता है तो हमको पता चलता है कि हमारे खाते से या हमारे अकाउंट से पैसा ख़त्म हो गया है। उसे फिशिंग अटैक कहते हैं। सिम कार्ड क्लोनिंग क्या है? इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूल हंटर नामक एक AI टूल पेश किया है। अब हम बात करेंगे म्यूल हंटर क्या है। तो संदिग्ध लेन देन को पकड़ने का काम करेगा म्यूल हंटर। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के लिए एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप कानून भी बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप ये भी हम देखेंगे। भारत के मनी लॉन्ड्रिंग कानून बैंकों को तुरंत एक्शन लेने में सक्षम नहीं बना पा रहा है। अर्थात भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून तो है, लेकिन बैंक इस कानून का उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, ताकत, शक्ति, पुरजोर नहीं है। कानून बनाना और कानून को लागू करना दोनों अलग अलग बातें होती है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कानून है, लेकिन उन कानूनों को लागू करवाना भारत में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बैंकों को तुरंत एक्शन लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो सुधार कैसे होगा, यह हमको सोचना है। डेलॉयट रिसर्च एजेंसी के अनुसार भारत में 2026 तक 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे। आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, भीम पे, भारत पे से लेकर, है ना, सब चीज़ है। भविष्य में तो 2026 तक एक एजेंसी है डेलॉयट रिसर्च एजेंसी के अनुसार देश में 2026 तक 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे। तो स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे तो 100 करोड़ लोग अब ऑनलाइन, अगर 100 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ भी अगर नहीं चलाते तो 80 करोड़ लोग फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन यूनिफाइड ऑनलाइन करेंगे ना भाई? नहीं करेंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करेंगे ना भाई? जी हाँ। तो निकट भविष्य में डिजिटल बैंकिंग अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगी। फिनटेक भारतीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली के लिए आगे का रास्ता है। अब फिनटेक क्या है? डिजिटल बैंकिंग अर्थव्यवस्था। फिनटेक बनाम भारतीय बैंकिंग भुगतान प्रणाली के लिए फिनटेक क्या है?
हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे फिनटेक क्या है। बस आवश्यकता है इसे सुगम और सुरक्षित बनाने की। इसके लिए बैंक द्वारा केवल सावधान रहे और अमिताभ बच्चन के गाना सुनाने से काम नहीं चलेगा। बैंक द्वारा केवल सावधान रहे या अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुना देने से काम नहीं चलेगा कहना पर्याप्त नहीं है कि इससे काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल, हम पहले से बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर अमिताभ बच्चन का गाना सुनाती है, बात सुनाती है, तो अमिताभ बच्चन के बात सुनने से इतना नहीं है कि हम कोई भी इंसान समझ जाएगा। अमिताभ बच्चन यदि डकैत को बोलेगा कि तुम चोरी मत करो, तो क्या वो लोग चोरी करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। और आम जनता इतनी शिक्षित भी नहीं है कि वे चोरी होने से रोक सके। तो बीच का रास्ता क्या है? हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सभी बैंकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एक मजबूत स्ट्रक्चर का बनाना होगा, एक मजबूत घर बनाना होगा जिसमें कोई डकैत ना आ सके। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपके घर में पैसा है, पड़ोसी जानते हैं पैसा है, पूरा गांव के लोग जानते हैं कि पैसा है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सब लोगों को बताएंगे, आप घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बताएंगे कि गांव वालों मेरे पास पैसा है और आप मेरे घर में डाका मत डालिएगा। आप बताएंगे कि गांव वालों मेरे घर में पैसा है, आप डाका मत डालिएगा। गलत बात। आप अपने घर की दीवार को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कोई तोड़ ना सके, कोई सेंध न लगा सके। जिस पेटी में आप पैसा रखे हैं उस पैसे को आप मजबूती से बांध के रखिए ना, या आप अपने को दूसरी जगह सुरक्षित रख दीजिए। अब यही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। इतना पर्याप्त नहीं है और इससे काम नहीं चलने वाला। समय के साथ पेमेंट इंडस्ट्री को मजबूत और टिकाऊ बनाना होगा। कर्मचारियों के साथ ही ग्राहकों का साइबर जागरूक होना भी अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल जैसे कुछ देशों ने साइबर जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हमें भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने बैंकिंग फ्रॉड और नकली नोटों की समस्या का इलाज मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। हमें बात सोचना होगा। तो आशा करते हैं कि फिशिंग अटैक, सिम कार्ड क्लोनिंग, म्यूल हंटर, मनी लॉन्ड्रिंग कानून और बैंकों द्वारा डिजिटल बैंकिंग, साइबर बैंक, नकली नोटों की समस्या, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर जागरूक, टिकाऊ, मजबूत पेमेंट इंडस्ट्री, बैंक में चोरी, यूपीआई यूनिफाइड से संबंधित हमने जो बात की, इस वीडियो में हमने समझा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में किस प्रकार से चोरियां होती है और बैंकों किस प्रकार से नुकसान होता है। यह टॉपिक आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या वनडे एग्जाम में, आपकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक से धन्यवाद।